हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार से फिर स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले आपने जो वीडियो थी शिक्षण विधियों से संबंधित आपने ज़रूर देखी होगी और उससे संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन जो हैं वो भी ज़रूर देखे होंगे। तो आशा करता हूँ आप जो है इस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, जो कि उसी वीडियो का ही एक पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे आगमन और निगमन विधियों का डिटेल से, और साथ में हम इससे संबंधित एमसीक्यू भी लेके आएंगे, आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित, और दोनों विधियों के मिक्स्ड क्वेश्चन भी लेके आए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आपने शेयर नहीं किया है इसको वीडियो को तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा आगमन विधि और निगमन विधि। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि के बारे में। तो दोस्तों, आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आगमन विधि इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। इस विधि में क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर जो बढ़ती है विधि उसको हम आगमन विधि बोलते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू जनरल। क्योंकि जो आपका इसमें उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा, ये जो है उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ता है। इसमें जो छात्र होते हैं, पहली व्यवहारिक जो उदाहरण होते हैं, अनुभव होते हैं या विशेष घटनाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जब वो उदाहरणों को समझ जाते हैं, अनुभवों को समझते हैं या विशेष घटनाओं को समझते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो निष्कर्ष निकालते हैं या सामान्य नियम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि स्पेसिफिक से कहाँ जाती है, जनरल की ओर जाती है। यानी कि जो उदाहरण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और उसके बाद क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, यानी कि एक नियम निकलता है। तो इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि उदाहरणों से ये कहाँ तक जाती है, नियम तक जाती है। इसी को हम बोलते हैं आगमन विधि। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आगमन विधि का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, जितनी भी विधियाँ हैं, चाहे आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, डाल्टन विधि हो, हर्स्टिक मेथड हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, इस तरह की कम से कम आपके 40 जो हैं आपकी शिक्षण विधियाँ हैं। इनसे इनकी जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में तो आपको नहीं बता सकता मैं, इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, और वैसे मैंने आपके इसमें शॉर्ट्स भी बनाया है, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। तो आप वहां पर जाइएगा, और जितनी भी विधियां हैं उन सब के जनक के नाम जो हैं उसमें मैंने स्पेसिफाई किए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आगमन विधि की विशेषताओं की बात करेंगे, की पॉइंट्स की बात करें, तो इसके की पॉइंट्स क्या है, अभी मैंने बताया कि उदाहरण से कहाँ जाती है, ये निष्कर्ष तक जाती है, नियम तक जाती है विश्लेषण के थ्रू। और ध्यान रखिएगा, ये छात्र केंद्रित विधि है। इसमें छात्रों को अपनी तर्क शक्ति और अवलोकन क्षमता का उपयोग करना होता है। तो ये छात्र केंद्रित होती है आगमन विधि। दोस्तों, अगर हम आगमन विधि का प्रयोगात्मक दृष्टिकोण देखें, तो इसमें क्या होता है, प्रयोग, अवलोकन और अनुभवों का जो है उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगात्मक दृष्टि से इसमें प्रयोग का, अवलोकन का और अनुभवों का प्रयोग इसमें किया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सक्रियता की बात करते हैं, तो सीखने में जो सक्रिय होता है इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहता है। छात्र ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका इसमें निभाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर हम उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे कि गणित शिक्षण में क्या होता है, छात्रों को सबसे पहले क्या होता है, संख्याओं के जोड़ घटाव के उदाहरण सिखाए जाते हैं, और उसके बाद नियम को समझाया जाता है। इसी तरह से हम विज्ञान शिक्षण में बात करें, तो विज्ञान में पहले प्रयोग कराए जाते हैं और फिर सिद्धांतों को क्या करता है, समझाया जाता है। तो याद रखिएगा, विज्ञान में पहले सिद्धांत प्रयोग कराए जाते हैं, फिर सिद्धांतों तक जाया जाता है, यानी कि उदाहरण से कहाँ गए, निष्कर्ष तक गए। अगर हम आगमन विधि के लाभ की बात करें, तो क्या क्या लाभ हैं इसके। सबसे पहले छात्रों को यह तर्क शक्ति और सोचने की जो क्षमता होती है, इसका यहाँ पर विकास होता है आगमन विधि से। और साथ में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीखना जो होता है अधिक स्थायी होता है। याद रखिए, स्थायी जो होता है इसमें से, क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं, है ना, करके सीख रहे हैं, यहाँ पर जो है नियम लागू हो रहा है। तो जो आपका सीखना है, यानी कि जो ज्ञान है, वो क्या होता है, स्थायी होता है, और रोचक तो बनता ही बनता है, क्योंकि आप क्या है, प्रयोग कर रहे हैं इसमें।
दोस्तों आगे बढ़ें, इसकी सीमाओं की बात करें, कि लिमिटेशन की बात करें, तो ये समय लेने वाली प्रक्रिया है। अगर आप विज्ञान में प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी विज्ञान के प्रयोग होंगे वो क्या होता है, समय लेते हैं। सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, जितने भी एपरेटस वगैरह हैं सेट करने पड़ेंगे। हर चीज़ की आपको क्या कहते हैं, पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसको सोचना पड़ेगा मुझे किस तरह से करना है, प्रैक्टिकल प्रयोग किस तरह से करना है। उसके बाद आप प्रयोग करेंगे, गलत भी हो सकता है एक बार में, फिर सही करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो क्या होगा, इसमें समय लगता है। और साथ में क्या होता है, आप प्रयोग करें तो हर सब्जेक्ट में तो आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। विज्ञान के लिए तो उपयोगी है, बट अदर सब्जेक्ट में जो है प्रयोग नहीं हो पाते हैं, तो ये अदर सब्जेक्ट के लिए जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। तो गणित विज्ञान सब्जेक्ट जिनमें प्रयोग वगैरह होते हैं उनके लिए उपयुक्त है, बट जिनमें प्रयोग नहीं होते हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो दोस्तों ये था आगमन विधि से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि, निगमन विधि। तो निगमन विधि से क्या क्या हमको मिलता है, देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें निगमन विधि में अर्थ पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो जैसे कि आगमन विधि में हम कहाँ जा रहे थे, उदाहरण से कहाँ जा रहे थे, हम नियम की ओर जा रहे थे। और उदाहरण क्या होते हैं, जनरल होते हैं, सॉरी स्पेसिफिक होते हैं। और स्पेसिफिक से कहाँ गए हम, नियम, यानी कि साधारण नियम बनाए हमने, सामान्य नियम बनाए। तो स्पेसिफिक टू कहाँ गए थे, जनरल। बट निगमन विधि में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं इसमें हम। यहाँ पर क्या होता है, सामान्य से विशेष में क्या होता है, शिक्षक जो होता है पहले नियम या सिद्धांत को पहले ही हम बता देते हैं छात्रों को, और फिर उसे उदाहरणों या फिर अभ्यास के माध्यम से हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें जनरल से कहाँ की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। यानी कि पहले हम उनको क्या बताते हैं, सामान्य सिद्धांत नियम पहले ही बता देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अभ्यास के थ्रू जो है अभ्यास करके स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। जैसे कि पहले प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसका पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगी, पहले आपको नियम और सिद्धांत बताएं, आपको उसकी व्याख्या बताई जाएगी, और फिर आप उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उदाहरण से। कहने का मतलब ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। तो इसमें जो होता है शिक्षक का मुख्य योगदान रहता है, क्योंकि नियम वगैरह बताता कौन है, शिक्षक। उसको व्याख्या करेगा कौन, शिक्षक। उसके बाद उदाहरण कौन देगा, शिक्षक। केवल लास्ट में आप अभ्यास कर सकते हैं, केवल छात्र का जो है इसमें वर्क जो है बहुत कम रहेगा। बाकी स्टेप जो होते हैं, अधिकतर जो है स्टेप जो है ये शिक्षक ही कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है आपका इसके लाभ क्या हैं। अगर लाभ की बात करें तो नियम, परिभाषा और सिद्धांतों को इनसे जो है समझाया जा सकता है। जो कठिन नियम हैं, सिद्धांत हैं, परिभाषाएं हैं, तो उनको जो है छात्रों तक हम पहुंचा सकते हैं आसानी से। जैसे कि हम बात करें गणित में क्या होता है, नियम सिखाए जाते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपने सिखाया उसको a² - b² इक्वल टू होता है a + b a - b। तो आप इसे संबंधित क्या करेंगे, उनको प्रश्नों को एक बार पहले बताएंगे और उसके बाद फिर अभ्यास करने को दे देंगे। तो ये गणित विषय में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। व्याकरण में जैसे कि पहले आप संज्ञा की परिभाषा सिखाएंगे, है ना, फिर उनसे कहेंगे और उदाहरण बताइए। तो व्याकरण में भी ये अच्छे से यूज हो जाती है। दोस्तों अगर हम लाभ की बात करें इसकी, तो आपने क्या क्या नियम बताए और उसके बाद उनको अभ्यास कराया। तो कहने का मतलब समय की बचत हो जाती है, शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित रहती है और प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी रहती है। अगर इस विधि की हम सीमाओं की बात करें तो क्या क्या लिमिटेशन है, छात्रों की रचनात्मकता और तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है इस विधि द्वारा। सबसे ड्रॉबैक इस विधि का यही है कि आप रचनात्मक क्रिएटिविटी नहीं ला सकते उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नियम बता दे रहे हैं, रटा दे रहे हैं नियम को, उसके बाद उनको अभ्यास करने को दे दे रहे हैं। तो यह विधि थोड़ा उबाऊ भी लगती है। जबकि आगमन विधि में ऐसा नहीं था। आगमन विधि में आपने पहले उदाहरण बताए, उन्हें उदाहरणों को लेकर के आगे नियम बनाए खुद छात्रों ने। वो उदाहरण हो सकते हैं उनकी लाइफ के से जुड़े हुए हों, ऐसे भी हम उदाहरण बता सकते हैं उनको। तो वो क्या है, उनकी जीवन के साथ जुड़ जाता है आगमन विधि। बट निगमन विधि में ऐसा नहीं होता है, इसमें रचनात्मकता और तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हमने आगमन विधि के बारे में भी पढ़ लिया है, विस्तृत अध्ययन कर लिया है, और निगमन विधि के बारे में भी विस्तृत अध्ययन कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे हम बढ़ते नहीं तो इसके अंतर को इसको और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों
अंतर से, जैसे आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर है, अगर इसको हम अंतर से समझेंगे तो और ज़्यादा हम इसको क्लियरिटी इसके अंदर ला सकते हैं। बट आशा करता हूँ आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टिकोण की बात करते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। आगमन विधि में अगर हम जाएँ तो विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में कहाँ जाते हैं, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या दृष्टिकोण है आगमन विधि, किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन दिए होंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, विशेष से सामान्य। और निगमन विधि का दृष्टिकोण दिया होगा तो आप क्या करेंगे, सामान्य से विशेष, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। यहाँ पर प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ये उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आगमन विधि में, जबकि निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण में जाते हैं। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो निगमन का आप नहीं देखिएगा और नियम का नहीं देखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम ज्ञान के स्रोत की बात करें तो छात्रों के अनुभव और अवलोकन से जो है यहाँ पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान का स्रोत जो होता है। जबकि अब निगमन विधि में क्या होता है, नियम कौन बताता है, शिक्षक तो बताता है। तो शिक्षक के द्वारा यहाँ पर जो है सिखाया जाता है नियमों को, सिद्धांतों को। जबकि यहाँ पर जो भी नॉलेज बनती है वो क्या बनती है, छात्र को हम उदाहरण देते हैं और उसके बाद खुद ही वो क्या करते हैं, नियमों को निकालते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञान का से क्या है, आपका छात्र हैं, उनके अनुभव हो सकते हैं, या उन्होंने जो अवलोकन किया, प्रैक्टिकल किया, उन्होंने प्रयोग किया, विज्ञान का प्रयोग किया, तो कुछ न कुछ वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे, भाई उसका रिजल्ट ये निकला। तो उनका जो अनुभव था और उनके जो ज्ञान, उनके अनुभवों से या उनके अवलोकन से ही क्या मिला, ज्ञान का स्रोत मिला। जबकि निगमन विधि में शिक्षक ही आपका क्या बता रहा है, नियम को बता रहा है। तो निगमन विधि में जो ज्ञान का स्रोत होगा वो कौन होगा, शिक्षक होगा। छात्र की भूमिका की बात करें अगर हम, तो छात्र की भूमिका जो होती है सक्रिय रहती है, क्योंकि खुद वह प्रयोग करता है ना। और यहाँ पर जो होता है निगमन विधि में तो क्या होता है, शिक्षक नियम बताता है, उसको उसकी व्याख्या करता है, उसके बाद व्याख्या करने के बाद उसको क्या कहते हैं, उदाहरण भी बताता है, उसके बाद फिर अभ्यास करने को देता है। तो अधिकतर इसमें क्या होता है, छात्र निष्क्रिय रहता है और शिक्षक जो होता है सक्रिय रहता है। तो इसलिए उतना मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहलाती है निगमन विधि। आगमन विधि बहुत मनोवैज्ञानिक विधि होती है, छात्रों की इसमें जो है ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करें उपयोगिता की बात करें तो गणित और विज्ञान विषयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगमन विधि। और जबकि हम निगमन विधि की बात करें तो इसमें गणित हो गया, तर्क हो गया, या फिर व्याकरण के नियम इसमें हम पढ़ सकते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है इसमें, किसमें, आगमन विधि में। और इसमें जो होता है समय की थोड़ा बचत होती है निगमन विधि में, यही इसका एक अंतर है। तो आशा करता हूँ अब आपको जो है आगमन विधि में और निगमन विधि में कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि दोनों को हमने जो है कंपैरिजन करके भी इसका पढ़ लिया। अगर हम बात करते हैं अब इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ जो आपके जो है UPSC लेक्चरर एग्ज़ाम है, वह अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उन सब के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं सबसे पहले आगमन विधि से संबंधित प्रश्नों को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, आगमन विधि किस दृष्टिकोण पर आधारित है, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, व्याख्या से निष्कर्ष की ओर, या फिर निष्कर्ष से सिद्धांत की ओर। तो दोस्तों आगमन विधि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, उदाहरण से कहाँ जाती है, नियम की ओर। और याद रखिए उदाहरण क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, विशेष होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, आगमन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को सिद्धांत सिखाना, छात्रों को नियम रटाना, छात्रों की तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता बढ़ाना, या छात्रों को उत्तर देना। तो छात्रों को सिद्धांत तो हम नहीं सिखाते हैं, है ना, तो निगमन विधि में सिखाते हैं। रटाना तो कोई है नहीं यहाँ पर भी ऐसा कुछ, है ना। छात्र को उत्तर प्रदान तो ऐसा करना है कुछ है नहीं। छात्र को क्या करना है, तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता का इसमें हम विकास करते हैं, क्योंकि आप प्रयोग से, उदाहरण से कहाँ जाते हैं, नियम की ओर जाते हैं। प्रयोग कर रहे हैं तो उनको सोचने की क्षमता विकसित होगी, तर्क शक्ति की क्षमता उनमें विकसित होगी। तो आगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उद्देश्य यही रहता है कि छात्रों में तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, आगमन विधि का मुख्य उपयोग किन विषयों में होता है, इतिहास और साहित्य में, विज्ञान गणित में, राजनीति और भूगोल में, संस्कृत और व्याकरण में। तो दोस्तों याद रखिएगा विज्ञान और गणित में जो है आगमन विधि का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, नियम से होती है, निष्कर्ष से होती है, उदाहरणों से शुरू होती है, या व्याख्यान से शुरू होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से कहाँ जाते हैं, नियम की ओर जाते हैं। तो यानी कि उदाहरणों से, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ राइट।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आगमन विधि का लाभ है? समय की बचत होती है, समय की तो इसमें अधिक लगता है ना। रचनात्मकता कमी नहीं, इसमें तो रचनात्मकता में वृद्धि होती है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी, हाँ बिल्कुल, छात्रों की इसमें क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और ये ऐसी कोई जटिल प्रक्रिया भी नहीं है। तो इसका लाभ ये है कि छात्रों में सक्रिय भागीदारी इसमें रहती है। तो दोस्तों ये थे आगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। अब हम बात करते हैं निगमन विधि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निगमन विधि से संबंधित, निगमन विधि किस दृष्टिकोण पर आधारित है? विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, अनुभव से सिद्धांत या अभ्यास से निष्कर्ष? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और उदाहरण क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो आपका विशेष कहाँ आ रहा है, देखो लास्ट में इधर आ रहा है ना, सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर जो है निगमन विधि जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निगमन विधि से संबंधित, निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया किससे शुरू होती है? उदाहरणों से, नियम से, अभ्यास से या व्याकरण से? तो दोस्तों निगमन विधि में कहाँ से होता है, नियम से। निगमन का नी देखिएगा और नी का नियम देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में होता है? गणित और व्याकरण में, इतिहास और भूगोल में, वाणिज्य और राजनीति में, साहित्य और दर्शन में? तो याद रखिएगा, निगमन विधि का जो उपयोग होता है वो गणित और व्याकरण में मुख्यतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि से, निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक, मुख्य ज्ञानदाता, निरीक्षक और निष्क्रिय? तो याद रखिएगा, निगमन विधि में जो है शिक्षक की भूमिका जो होती है ज्ञानदाता के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का दोष है? समय की बचत, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास, शिक्षण प्रक्रिया एक तरफा होती है, या शिक्षण सामग्री में स्पष्टता होती है? तो निगमन विधि का सबसे प्रमुख दोष क्या है? ये जो होती है शिक्षण प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये इसमें शिक्षण प्रक्रिया एक तरफा होती है, ये इसका आंसर रहेगा। क्योंकि निगमन विधि में क्या होता है, शिक्षक ही जो होता है क्रियाशील रहता है, छात्र क्रम होता है, तो शिक्षण विधि जो होती है एक तरफा होती है, यही इस विधि का क्या है, दोष है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगमन और निगमन विधि से तुलनात्मक प्रश्न, यानी कि तुलना करके अब हम दोनों को पढ़ना है जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। तो स्टार्ट करते हैं आगमन निगमन विधि से तुलनात्मक प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र केंद्रित प्रक्रिया अपनाई जाती है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, आगमन विधि जो होती है छात्र केंद्रित होती है, और निगमन विधि क्या होती है, शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष से सामान्य की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निगमन, आगमन, विश्लेषण या रचनात्मक? तो विशेष से कहाँ जा रहे हैं, सामान्य की ओर जा रहे हैं। तो सामान्य यानी कि उदाहरण क्या होते हैं आपके, विशेष होते हैं ना, तो उदाहरण से कहाँ जा रहे हैं, हम सामान्य की ओर जा रहे हैं, और उदाहरण से सामान्य किस में जाते हैं, आगमन विधि में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य से विशेष प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगमन, निगमन, प्रयोग या अवलोकन? अब यहाँ सामान्य से विशेष जा रहे हैं, यानी कि विशेष क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं ना, तो यानी कि निगमन विधि यहाँ पर ये कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित के नियम सिखाने के लिए किस विधि का उपयोग अधिक प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि या संवाद विधि? तो दोस्तों गणित के नियम सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगमन और निगमन विधि में मुख्य अंतर क्या है? प्रक्रिया में अंतर है, विषय में अंतर है, शिक्षकों की संख्या में अंतर है, दोनों में, या फिर शिक्षण सामग्री में अंतर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग वीडियो में ही, प्रक्रिया में अंतर है। तो जो आगमन विधि होती है वो कहाँ जाती है, आपकी उदाहरण से नियम की ओर जाती है, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर जाती है, जबकि निगमन विधि क्या होती है आपका, इसका उल्टा होता है, यानी कि निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो यही यानी कि प्रक्रिया बोलते हैं इसको, तो प्रक्रिया में अंतर है। तो कुछ अन्य क्वेश्चन भी है दोस्तों, मिश्रित क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में है मिश्रित में, कि कौन सी विधि जो है छात्रों के में विश्लेषणात्मक कौशल को अधिक विकसित करती है? आगमन विधि, निगमन विधि, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक जो कौशल है वो कौन बताता है आपको, विकसित कौन करता है, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है? आगमन, निगमन, दोनों, या कोई नहीं? तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उनमें क्या होता है, निगमन विधि इंपॉर्टेंट रहती है, निगमन विधि उपयोगी ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में प्रयोगों के माध्यम से सिद्धांतों को समझाना किस विधि का उदाहरण है? विज्ञान में क्या होता है, प्रयोग होते हैं, यानी कि उदाहरण होते हैं, और उदाहरण से कहाँ जा रहे हैं हम, सिद्धांत नियमों की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है, निगमन, आगमन, संश्लेषण या संवाद?
तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या रहेगा, विज्ञान विधि क्या होती है आपकी आगमन विधि में होता है, जिसमें कि प्रयोग के द्वारा आपको सिखाया जाता है और फिर प्रयोग का अवलोकन आप करते हैं, प्रयोग खुद करते हैं, करके सीखने पर आधारित है और उसके बाद नियमों का प्रतिपादन करते हैं, तो ये आगमन विधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण केंद्रित विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि या अनुभव विधि? तो शिक्षक केंद्रित कौन सी होती है आपकी? निगमन विधि जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, शिक्षक ही नियमों को बताता है, छात्रों को उनकी व्याख्या करता है, व्याख्या करने के बाद फिर उदाहरण देता है, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर इसमें जा रहे हैं, और उसके बाद फिर अभ्यास किया जाता है छात्र के द्वारा। तो यानी कि अधिकतर जो होता है 99% जो है इसमें जो है शिक्षक ही जो है क्रियाशील रहता है, तो इसलिए शिक्षक केंद्रित विधि होती है और ये मनोवैज्ञानिक नहीं होती है, जबकि आगमन विधि क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र अपने निष्कर्ष तक स्वयं पहुंचते हैं? निगमन विधि में, आगमन विधि में, प्रत्यक्ष विधि में या अनुभव विधि में? तो दोस्तों जो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो वो किस विधि में पहुंचते हैं? आगमन विधि में पहुंचते हैं, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण दिए जाते हैं, आपको स्पेसिफिक उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप नियमों तक यानी कि निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं, जबकि निगमन विधि में कहा जाता है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा अपने। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।